नमस्कार, मैं हूं दिवांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हम हैं एक ऐसे राज्य में जिसे विपक्ष के लिए महफूज और मजबूत किला माना जाता है, यानी जो भी विधायक यहां आते हैं विपक्ष के, वो सेफ हो जाते हैं। फिर चाहे वो राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायक हों या अब जेएमएम के विधायक। बात छत्तीसगढ़ की, और हमारे आज के खास मेहमान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपका स्वागत है जी। नमस्कार। आपकी पार्टी भी चर्चा में है, आपसे सभी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को साथ लिए सियासी पिच पर मजबूती के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते भूपेश बघेल का कद कांग्रेस में लगातार बढ़ रहा है। 23 अगस्त 1961 को दुर्ग जिले के पाटन में एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले भूपेश बघेल को जनता प्यार से काका कहकर पुकारती है। भूपेश बघेल के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1985 में युवा कांग्रेस से हुई। 1990 में वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1993 में पहली बार विधायक चुने गए। 1998 में दोबारा चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश की दिग्विजय सरकार में मंत्री बने। इसके बाद थोड़े उतार और ज्यादा चढ़ाव के साथ बघेल का ग्राफ बढ़ता ही रहा। 2014 में बघेल को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान मिली और 2018 में उन्होंने रमन सिंह के किले को भेद दिया। 61 साल के भूपेश बघेल अपनी फिटनेस की तरह करियर की फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन उन्हें कुर्सी के लिए समय समय पर टीएस बाबा के रियलिटी चेक का सामना करना पड़ा है। संकट का सामना कर रही कांग्रेस का भविष्य काफी हद तक भूपेश की भूमिका से तय होता नजर आ रहा है। भूपेश जी, आपकी जो मेहमान नवाजी है वो चर्चा में है, यानी ये जो विधायक आए हुए हैं ये क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं आपसे? देखिए, जहाँ तक कि किसी भी राजनीतिक दल का हो और यदि किसी राज्य में कोई संकट हो तो दूसरे राज्य में अपने विधायकों को भेजते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। अब राजस्थान में संकट आया तो देखे होंगे कि किस प्रकार से संकट पैदा करने के लिए हरियाणा भेज दिया गया। मध्य प्रदेश में संकट पैदा करने के लिए उनको बेंगलोर भेज दिया गया। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो उससे पहले गुजरात ले गए, उसके बाद आसाम ले गए। छत्तीसगढ़ में भी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी ने कहा कि भाई हमारे जो विधायक हैं हरियाणा के वो छत्तीसगढ़ आएंगे। उन्होंने कहा वेलकम। और अभी कांग्रेस और जेएमएम के जो विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ आए हैं, उनका स्वागत। तो आप उनसे मिले, उनसे आप कुछ कहते हैं, ये क्या है सब? ये मेरी मुलाकात हुई और मैंने कहा कि मेरे तरफ से कोई आप चाहते हैं, कोई सुविधा चाहते हैं तो बताइएगा, मैं वो सुविधा आपको उपलब्ध कराऊंगा। सुरक्षा की बात है तो वो भी उपलब्ध करा सकता हूँ। वो होटल में हैं और आराम से हैं, सुरक्षित हैं। उनको आप कान में सलाह क्या देते हैं, क्या करना चाहिए उनको? संगठित रहना और संगठित होकर लड़ना, क्योंकि केंद्र की जो बैठी हुई सरकार है वो प्रजातंत्र का लगातार चीरहरण कर रहे हैं। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, हिंदुस्तान में कोई भी राज्य हो, वो अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे समय में हम सबको एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। महत्वपूर्ण विषय ये है ताकि जनता ने जिनको मैंडेट दिया है, जनादेश दिया है, उसका सम्मान रहना चाहिए। ये आंकड़े के खेल में जनता का जो जनादेश है उसका अनादर नहीं होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो वहाँ शिवसेना बढ़ गई, पर वहाँ बीजेपी ने एक काम अच्छा किया, मुख्यमंत्री अपना नहीं बनाया। इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि वो रणनीति नहीं थी। पिछले समय ही यदि कर लेते, शिवसेना की ही उस समय मुख्यमंत्री पद दे देते तो आज ये ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो देश भर में थू थू हो रही है वो भी नहीं होती। उस समय भी
उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था, हमको मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, तब उन्होंने रातों रात मुख्यमंत्री शपथ दिला दिया था। पूरा देश ने देखा किस प्रकार से राज्यपाल राजभवन गए और सूर्योदय पहले ही शपथ ग्रहण हो गया था। हाँ। और उसके बाद फिर उसको इस्तीफा देना पड़ा। हाँ। अब उसी सेना को तोड़ के शिवसेना के ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये तो मतलब ये वही बात होगी, थूक की चाटने वाली बात। पहले आपने स्वीकार नहीं किया, अब आके उसी को बनाया, तो क्या कहावत तो ही है। यदि उसी समय बना लेते तो आज दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपका अहंकार इतना था तो स्वीकार नहीं कर पाए उसमें। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली है, बिहार है, आपका राज्य है, यहाँ क्या ये ऑपरेशन कमल खेला जाएगा? देखिए बिहार में भी क्या हुआ, बिहार में तो उसके साथ नीतीश बाबू उनके साथ चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री घोषित किए, मुख्यमंत्री बने भी, और बनने के बाद उसी पार्टी के नेता को तोड़ लिए और उसको मिशन लोटस में लगा दिए। और लोटस में लगाने के बाद जिस पार्टी का सहयोग लेके आप सरकार में बने, उस पार्टी को तोड़ना चाहते थे आप। लेकिन नीतीश बाबू तो पुराने खिलाड़ी हैं और उस बात को समझ गए, और उन्होंने जो चाल चली तो भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ी वहाँ। ये बताइए कि इस सब में आप जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनके रोल को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए केंद्रीय एजेंसी बनाया इसलिए गया है कि देश में यदि कहीं कुछ घटनाएं घटती है, या कोई भ्रष्टाचार है, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, तो इसकी जांच कर सके, चाहे एनआईए हो, सीबीआई हो, ईडी हो, डीआरआई हो, आईटी हो। ये बनाया इसलिए गया है। लेकिन पिछले 8 वर्षों में आप एक बार भी ये नहीं बता सकते किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ छापा डाला गया, या उनके प्रदेश में उस प्रकार से रेड डाले गए। केवल विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, तो उसकी जो विश्वसनीयता है उसको आपने पूरा ख़त्म कर दिया। जो सीबीआई, ईडी, आईटी को जो विश्वसनीयता थी और इतने सालों में जो कमाया था उन्होंने सम्मान, वो तो धूमिल हो गया। अब आप उसको टूल्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं और हर वो प्रदेश में भेज रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो आप विरोधियों को दबाने के लिए, उसे खरीदने के लिए, सरकार गिराने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। पर भूपेश जी, ये जो बताया जाता है पिंजड़े का तोता, तब तो केंद्र में आपकी सरकार थी, तोते के मालिक आप थे तब इस प्रकार से सरकार गिराने का उपयोग नहीं होता। तब भी उसको तोता कहा गया। और अब तो खुलेआम मतलब ये हो गया कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की और अनुषांगिक संगठन है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही आरएसएस का अनुषांगिक संगठन, राजनीतिक विंग है। तो जैसे आरएसएस के बहुत सारे अनुषांगिक संगठन है, उसी प्रकार से ये भी अनुषांगिक संगठन के रूप में, चाहे आईटी, ईडी, सीबीआई है, वो अनुषांगिक संगठन के रूप में ही काम कर रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, सीबीआई का छापा पड़ा मनीष सिसोदिया पर। तेजस्वी कह रहे हैं कि आप लोग आ जाइए, ये जमाई हैं 3। ये जो राजनीति चल रही है, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर आप इस तरह की राजनीति को कैसे देखते हैं? इससे ये हुआ कि पहले तो ईडी, आईटी का या सीबीआई का जब छापा पड़ता था तो लोग उसके तरफ मतलब ध्यान आकर्षित होता था। लेकिन अब वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, और इस कारण से जनमानस में यही है कि ये फंसाने के लिए, दबाने के लिए टारगेटेड छापे हैं वो डाल रहे हैं। अभी राहुल जी या सोनिया जी को ईडी में बुलाए, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ जो ईडी का काम है? पैसा तो लेन देन हुआ ही नहीं। पैसे जहाँ लेन देन हो वहाँ ईडी का काम है, लेकिन ईडी बुला रहे हैं। हमने तो मांग किया था कि वहाँ सारे जो मीडिया हाउस है उसका कैमरा लगा देना चाहिए, ताकि जनता जाने कि ईडी वाले सवाल क्या पूछ रहे हैं और राहुल जी जवाब क्या दे रहे हैं। लाइव प्रसारण चाह रहे थे आप उसका? बिल्कुल लाइव प्रसारण चाह रहे थे। काफी देखा जाता है वैसे वो। पूरे देश क्या दुनिया देखती कि आखिर
5 दिन तक क्या सवाल पूछ रहे हैं। जी। नेशनल हेराल्ड को जो पैसा दिया गया 90 करोड़ रुपया 10 सालों में 100 किस्तों में, जी। उसको देश देखना, दुनिया देखती कि इसमें क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस पर सवालों की शुरुआत करते हैं तो धुरंधर नेता हैं कांग्रेस के, यानी कपिल सिब्बल, अमरिंदर सिंह जी, सुनील जाखड़, कॉनरेड संगमा और उनके साथ 12 विधायक, हार्दिक पटेल, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद और अभी अभी गए गुलाम नबी आज़ाद भी। ये क्या चल रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने इसको बड़ा नेता बनाया। अब कांग्रेस से निकल गए हैं। हार्दिक पटेल कहाँ है, कोई पूछता है? आरपीएन सिंह की कद कितना बढ़ा है भाजपा में जाके, कोई बता सकता है? या कपिल सिब्बल जी की आवाज कहाँ गुम हो गई, कोई सुन रहा है? अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े धाकड़ नेता कहलाते थे, कांग्रेस छोड़ के गए, कहीं छपता है, दिखता है? अब गुलाम नबी आजाद जी अभी गए, ताजा ताजा है, थोड़ा गर्माहट है तो लोग, और आप लोग दिखा भी रहे हैं तो दिख रहे हैं, उसके बाद वो भी गुम हो जाएंगे। तो कांग्रेस में थे तो बड़े नेता थे, अब वो अपने जो हैसियत है वो खो चुके हैं। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में रहे तो सूरमा, बाहर गए तो हम चूरमा? पार्टी ने बनाया ना, पार्टी ने बनाया। मतलब हमने तो बड़े बड़े नेताओं को जब पार्टी से निकले तो शेर की तरह दहाड़ते जाते हुए देखा, और कुछ सालों बाद दुम दबा के आते हुए देखा हमने। गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी बना रहे हैं, वहाँ कैसे आंकते हैं? क्योंकि छोड़ छोड़ के कांग्रेसी जा रहे हैं उनके साथ राज्य के। ठीक बनाए, लेकिन लड़ेंगे किससे? वहां किससे लड़ेंगे? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ेंगे? क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो पार्टी थी उससे लड़ेंगे? भाजपा से लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे? और फायदा किसको पहुंचाएंगे? विपक्ष को या अभी केंद्र में सत्ता में उससे? ये सवाल तो उसे पूछा जाना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि वो केंद्र की मदद कर रहे हैं? सीधी बात है, अभी जिस प्रकार से वहां स्थानीय जो चुनाव हुआ, केंद्र ने पूरी ताकत लगाई लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं लेकिन वहीं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, उसका लाइन क्या है ये स्पष्ट हो जाता है, वो वहां भारतीय जनता पार्टी की मदद करने ही जा रहे हैं। तो उनके कहने से कुछ लोगों को पदाधिकारी बनाया गया, इतने सीनियर लीडर हैं तो उसके राज्य, चूंकि उसी राज्य से आते हैं तो कुछ लोगों को बनाया गया तो उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन जनमानस तो नहीं जा रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को इलाज की सख्त जरूरत है। हाँ, इलाज और की आपके जो डॉक्टर हैं वो दरअसल में हैं कंपाउंडर, जबकि आपको चाहिए सुपर स्पेशलिस्ट। सवाल इस बात का है कि इतने साल तक रहे, कांग्रेस के सिस्टम को जानते हैं, वो तो हमसे बहुत सीनियर है, हम तो बड़े उसे सम्मान भी करते हैं, लेकिन आज उनको पता चला और फिर कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा ना गुलाम नबी आजाद साहब को। वहां सारे नेताओं को नजरबंद किया गया, जितने मुख्यमंत्री थे, चाहे उमर अब्दुल्ला है, उनके पिताजी हो, चाहे सईद साहब की सुपुत्री हो, सबको नजरबंद करके रखा गया, महीनों रखा गया। सवाल इस बात का है कि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब भी थे, उसको क्यों नजरबंद नहीं किया गया? तो ये कर्ज चुकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही वक्त भी था, क्योंकि आने वाले समय हो सकता है चुनाव घोषित कर दे। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पर अगर आप देखें तो आपकी पार्टी में ही नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, वो क्या कहते हैं कि राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं हैं, पार्टी में विचार विमर्श होता नहीं है, चापलूसों से घिरे रहते हैं। आप ही की पार्टी के लोग भी कह रहे हैं जो आपकी पार्टी में भी मौजूद हैं। एक बात तो समझ लीजिए, इन 2 वर्षों में पहली बात तो है कि राहुल जी ने 2019 के चुनाव को
का जिम्मा लिया हार का, और उन्होंने इस्तीफा दिया, नंबर 1। नंबर 2, सन 2020 से लगातार कोरोना रहा। कोरोना में कौन किस नेता से मिला भाई? CWC की मीटिंग इतने बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है, और उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी रहते थे, उसके विचार भी, उनके सुझाव भी लेते थे, और उसके विचारों को तवज्जो भी दी जाती थी। और जब चुनाव का डेट डिक्लेयर हो गया था, तो यही गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, उन्होंने कहा कि इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए और मैडम को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि अभी कोरोना है। तो प्रस्ताव देने वालों में से एक ये भी है। तो आज जब सोनिया जी अध्यक्ष हैं, तो आप राहुल गांधी से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? तो आप एक तरीके से बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सोनिया गांधी कंटिन्यू करनी चाहिए अध्यक्ष के तौर पर। हाँ, सब लोग CWC की बैठक में ये बात हुई थी। ये बात हुई थी। भूपेश जी, मैंने जब पत्रकारिता शुरू की तब मैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता से मिला जो अभी भी राजनीति में है, और उन्होंने कहा कि हम गांधी नेहरू परिवार के साथ इसलिए हैं क्योंकि ये हमें चुनाव जितवा देते हैं, इसीलिए हम इनके खिलाफ बोलते नहीं, इसीलिए ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि लगातार चुनाव हार रहे हैं। 49 विधानसभा चुनाव हुए, 39 हारे, तो इसलिए अब इनका वो कंट्रोल नहीं है पार्टी पर, वो असर नहीं है पार्टी पर। ये बात आप महसूस करते हैं? देखिए, एक चीज़ बताओ, यदि पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई है, मैं मानता हूं कि बहुत सारे राज्य में हमारी सरकारें चली गई, लेकिन पार्टी ख़त्म हो गई ऐसी बात तो नहीं। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे और आज भी कहते नहीं थकते, और तोड़ने का जब मौका मिलता है तो कांग्रेस के नेताओं की तोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली में बैठे हुए लोग। तो उनको खतरा किससे है? खतरा केवल कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि किसी दिन भी खड़ी हो सकती है। कांग्रेस ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी के समय चुनौती मिली, कांग्रेस दो फाड़ हुए थे। सोनिया गांधी की भी चुनौती मिली, उस समय भी शरद पवार जी, संगमा जी पार्टी छोड़ के गए, अलग पार्टी बनाए। लेकिन राहुल गांधी के बारे में इस प्रकार की बात तो हुई नहीं थी, और उन्होंने थोड़े समय के लिए अध्यक्ष बने, लेकिन जो चुनाव हुआ तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ भाई, मेरी जिम्मेदारी अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का सफलता मिली है, मैं छोड़ देता हूँ। तभी लोग उस समय क्यों नहीं लिए सीट? यही लोग हैं जो मैडम के पास जाके उनको कहा कि आप कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए। उस समय तो उन्होंने कहा था, मैडम ने भी कहा था, प्रियंका जी ने भी कहा था, राहुल जी ने कहा था, गैर गांधी परिवार से किसी को बना लीजिए। तो क्यों नहीं कहा इन्होंने? उस समय गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, अहमद पटेल साहब थे, सारे लोग थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको माना जाता है कि आप राहुल और प्रियंका के बड़े करीबी हैं। जब आप उनसे बात करते हैं और राहुल से आप बात करते हैं पार्टी अध्यक्ष बनने में जो उनकी अनिच्छा है, क्या कहते हैं वो भूपेश जी? क्यों नहीं बनना चाहते पार्टी? वो तो उस समय पहले समय बात हुई, 5 राज्य के मुख्यमंत्री भी गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, हमारे उस समय पांडिचेरी के भी मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, गहलोत साहब भी थे, है ना, और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। तो हम लोग गए भी थे, उस समय भी हम लोगों ने कहा कि आपको CWC के अनुरोध है उसको मान लेना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बड़ी वजह क्या हैं कि आप चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने? उसका सबसे बड़ा कारण ये है, इन बीते वर्षों में राहुल गांधी जी पूरे देश में गए, पूरे देश के कार्यकर्ताओं से मिले भी, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों को समझते भी हैं। और दूसरी बात यह है कि केंद्र से लड़ कौन रहा है आज तारीख? यदि केंद्र सरकार को यदि कहे कि आपके नोटबंदी की नीति गलत है, ये बोलने वाले कौन? केवल राहुल गांधी। GST के बारे में बोले कौन? राहुल गांधी की गलत तरीके से लगाया जा रहा है। आज क्या स्थिति है? आज व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, या तो मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं या व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, मीडिया में ही छप रहा है। तो इस मामले में सचेत करने का काम कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी होना चाहिए। पर अगर वो नहीं बनते हैं तो उस हालत में जिन लोगों की चर्चा होती है उसमें एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और एक हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। क्या इस चर्चा में कोई दम है, कोई इच्छा है इन दोनों व्यक्तियों में? उनमें से एक तो आप हैं। देखिए, उसमें देवांग जी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। विपरीत परिस्थिति में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
मैडम ने बैठक की, विदेश में भी थी, इलाज कराने गई थी, उसके माँ के देहावसान भी हो गया, तो उसके बाद भी उन्होंने मीटिंग की और उसके अध्यक्षता में जो बैठक हुई और उसमें चुनाव की तिथि घोषित हो चुका है। अब जो इच्छुक हैं वो चुनाव लड़ लेंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी कतई इच्छा नहीं है कि मैं इस पद के लिए मैं अपने आप को मैं दावेदार मानता हूँ, ना अपने आप को योग्य मानता हूँ। गहलोत साहब? गहलोत साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, कई राज्य के प्रभारी भी रहे हैं, 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अनुभवी हैं। विपक्ष के सभी लोग बोलते हैं सीबीआई, ईडी और आईटी के बारे में। बीजेपी वाले बोलते हैं क्या ये नहीं चाहते कि भ्रष्ट लोगों की धरपकड़ हो? बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ईडी का परफॉर्मेंस बताइए कितना है, जितने केसेस बनाए हैं उसमें रिजल्ट कितने में आया, ये पहले बता दें। ये बता दें कि हेमंता शर्मा के खिलाफ जो केस था उसका क्या हुआ। और फिर यदि छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि 6,500 करोड़ का चिट फंड कंपनी वाले पैसा ले गए और जिसका ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे रमन सिंह जी, उसके पूरे खानदान, क्यों पूछताछ नहीं करती? मैं तो अभी पत्र भी लिखा, एसएम को पत्र लिखा, भाई ईडी सौंप दीजिए इसके केस को, क्योंकि आम जनता का पैसा लगा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ इसमें, यहाँ पैसा इकट्ठा किए, कहीं इन्वेस्ट किए, हम लोग जांच किए तो 40 करोड़ रुपए मिल पाए, जबकि 6,500 करोड़ है, तो देश भर में पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा उसका, तो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, इसे जांच करिए। तो नहीं करते, कम से कम फेस सेविंग के लिए हो, कम से कम इनका रहता कि हाँ हमने कार्रवाई की, आज तो वो कहने की भी स्थिति नहीं है, और इसलिए कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है बीजेपी, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस ये भी कह रही है कि चीन किस तरह से भारत के अंदर घुस आया है, फिर क्या वजह है कि देश की जनता बार बार इन्हें जिताती है? ये 2 चुनाव जीते हैं, लोकसभा की यदि बात करें 2 चुनाव जीते हैं, तो जिन आरोपों को लगा के आप आए हैं उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं की। और आपने क्या कहा था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, आज तो विदेश में काला धन हिंदुस्तान का और बढ़ गया, काला धन तो आया नहीं, काला धन वाले का नाम भी नहीं आया, किसी को पैसा मिला नहीं, न देश में पैसा मिला, बल्कि यहाँ से पैसा ले लेके भागते गए, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे चौकसी हो, चाहे और कोई हो, वो सब लोग भागते गए, आज तक उसको लाभ ही नहीं पाए। पर मैं ये कह रहा हूँ भूपेश जी कि यही तो कांग्रेस मौका गंवा देती है, यानी आप सड़कों पर भी उतरे तो तब उतरे जब पूछताछ हुई सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। क्यों नहीं लाखों कांग्रेसी गए दिल्ली में हल्ला करने के लिए, रैली करने के लिए? क्यों नहीं पिटे आप पुलिस वालों से? झारखंड में सरकार बनी 2.5 साल पहले, जैसे सरकार बनी उसी समय बोला छत्तीसगढ़ में छापा पड़ने वाला है, मैं तो उस समय बोल दिया था। और अभी तो भाई यदि नेशनल हेराल्ड हमारे नेताओं ने उसको स्थापित किया था, हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी ने उसको सहयोग कर दिया, उसमें ईडी का क्या काम है भाई? तो केवल हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए, पार्टी की बेफूट में लाने के लिए आप इस ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी कारण तो हम विरोध कर रहे हैं। और आज मैं इन लोगों से फिर से कहना चाहता हूं, ये अपने कार्यों की उपलब्धि पे वोट मांग के देख ले, लॉकडाउन पे हो, चाहे जीएसटी पे हो, चाहे रोजगार पे हो, महंगाई पे वोट मांग के देख ले, ध्रुवीकरण कर रहे हैं और इसके कारण से वोट पा रहे हैं। और मैं पहले ही बोला, ध्रुवीकरण के कारण से ये सरकार में आए, ध्रुवीकरण करने के कारण से हो सकता है आगे भी इनको सफलता मिले, लेकिन देश का बहुत नुकसान होगा। क्या ये जरूरत नहीं है कि कांग्रेस को और आक्रामकता से जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए, सड़कों पर लड़ना चाहिए, कुर्ते फटने चाहिए कांग्रेस के नेताओं के, कंधे छिलने चाहिए, ताकि लोगों में एक विश्वसनीयता बने कि हाँ ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए खड़े हैं। बिल्कुल लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। पद यात्रा जो कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के, उसका एक उदाहरण ये भी है। हम आम जनता, देखिए जनता विश्वास करे न करे, हमें वोट करे न करे, लेकिन हम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते रहेंगे, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, उसके सम्मान के हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आज नहीं तो कल समझेंगे। मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार को पीएम बनाने की कवायद चल रही है।
तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकते हैं? देखिए, ये काल्पनिक प्रश्न है कि हो सकता है नहीं हो सकता, ये तो भविष्य गर्भ में है। और यदि आप तीसरे फ्रंट बनाते हैं तो कांग्रेस की बिना विपक्ष के कल्पना आप नहीं कर सकते। नीतीश कुमार भी जानते हैं और दूसरे जो दल के लोग हैं वो भी इस चीज़ को जानते समझते हैं। पर इसमें तो वो दिल्ली जा रहे हैं, सोनिया जी से मिलेंगे, राहुल जी उनकी एक बार तारीफ कर चुके हैं। तो क्या नीतीश कुमार एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको समर्थन मिल सकता है? यानी विपक्ष के 2-3 नाम मैंने लिए, उनमें से वो एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। अब इस मामले में पार्टी क्या तय करेगी मैं नहीं कह सकता। इनके बीच में क्या बात होगी इसके बारे में भी आप लोग मीडिया के माध्यम से जानकारी होगी हमें, तो इसलिए मैं कोई बात अधिकृत रूप से कोई बात नहीं कह पाऊंगा। आप इसे काल्पनिक सवाल कह रहे हैं भूपेश जी, जी। पर इसे और आगे थोड़ा सा सोच के देखें तो अगर एक बिहार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो, बंगाल का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो, तो आपको नहीं लगता कि वहां फिर किसी और पार्टी के लिए वोट पाना बड़ा मुश्किल होगा? देखिए, यदि इस प्रकार की बातें होती है तब भी मैंने कहा कि बिना कांग्रेस के कोई भी जो गठबंधन है वो अधूरा ही रहेगा। उसके समर्थन के बिना आप भारतीय जनता पार्टी को आप पदस्थ नहीं कर पाएंगे। क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है कि उसको छोड़ के विपक्षी एक साथ हो जाएंगे और हम पीछे ही रह जाएंगे? ऐसा नहीं, हमको कोई काहे का डर है, किस बात का डर है? जहाँ जरूरत पड़ती है हम मदद ही करते हैं। क्या नीतीश बाबू पहले छोड़ के गए थे भाजपा के साथ, आज फिर उसको छोड़ के आए हैं तो हमने उसको समर्थन नहीं किया? अभी बिहार में क्या जेएमएम को हमने समर्थन नहीं किया? तो बिना कांग्रेस के आप कोई भी गठबंधन या कोई सरकार आप 2024 में कल्पना नहीं कर सकते, मेरा इतना कहना है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोग सब एक साथ हो रहे हैं क्योंकि आप लोग सब भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। मतलब डरे हुए हैं? प्रधानमंत्री जी बड़े साहसी हैं, मुझे नहीं लगता कि उतना इसको डरना चाहिए। और अपने डर को छुपाने के लिए भ्रष्टाचारियों को बचाने जैसे हल्का स्तर का आरोप नहीं लगाना चाहिए। भ्रष्टाचारी तो उनके साथ हैं, जैसे उसके पार्टी में आते हैं वो सब पाक साफ हो जाते हैं। चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे अन्य जगह हो, पहले वो सीबीआई ईडी आईटी का बड़ा छापा पड़ता है, वो बताते हैं इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं है। सुखराम के समय से शुरू हुआ, एक सप्ताह तक के लोकसभा चलने नहीं दिए थे सुखराम साहब के खिलाफ, लेकिन उसी साथ मिलकर सरकार भी बना ली अब हिमाचल में। तो उनके साथ मिलते हैं तो सब बिल्कुल गंगा जल से धुले हो जाते हैं। आज अनेक उदाहरण है। भूपेश जी, यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं कोई ऐसी मशीन बनाते क्या कि जो भी आएगा वो साफ हो जाएगा आपके यहाँ पर? ऐसी मशीन की आवश्यकता नहीं है, जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल राज्य से जुड़ा है। 3.5 साल का वक्त बीत गया है, बीजेपी बहुत मुखर हो गई है। अभी एक प्रदर्शन भी हुआ जिसमें लाखों का दावा था, हालांकि लाख लोग तो आए नहीं। रमन सिंह हर दिन ट्वीट कर रहे हैं। अब चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो आपको भी थोड़ा डर तो सता रहा होगा कि बीजेपी से कैसे लड़ा जाएगा? ईमानदारी से बताइएगा, आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं। रमन सिंह जी की जहाँ तक की बात है तो मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है कि बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़े बड़े स्थान दिए गए, केंद्र में मंत्री बना दिए गए, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इसको भी उपाध्यक्ष बना कर रखे हैं, लेकिन दिल्ली में उसको कोई काम देते नहीं है। बदली हुई रणनीति से थोड़ा डर तो होगा आपको। तिवारी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि वो अपने अस्तित्व बचाने के कर रहे हैं और इसलिए वो कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं, कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि इसी बहाने में मेरा अस्तित्व बना रहे और पार्टी मुझे नकार मत दे। जिस प्रकार से उसे धकेल रहे हैं तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि इस बार फिर आप 71 या 72 सीट ले आएंगे। मैं ओवर कॉन्फिडेंस कभी रहता नहीं, मैं फील्ड का आदमी हूँ। मैं अभी भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार कर रहा हूँ, एक विधानसभा में 3 जगह जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों के हित में मैं सीधा पूछ रहा हूँ कि हमारी योजनाओं को आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो हम रायपुर में बैठ के या विधानसभा में या मंत्रालय में बैठ के जो योजना कार्यक्रम आपके लिए बना रहे हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है? तो फिर जब मेरे अन्नदाता प्रसन्न है, मेरे आदिवासी भाई प्रसन्न है, मेरी बहनें प्रसन्न है, मेरे गरीब साथी मुझसे खुश हैं, तो मुझे
मुझे आत्मविश्वास क्यों नहीं होगा? भूपेश जी, दो तस्वीरें देखिए। एक पार्टी है, मुख्यमंत्री बदल गए आसाम में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में तो 3-3 बार बदल गए, कर्नाटक में इतने पुराने मुख्यमंत्री, इतने जिद्दी किस्म के मुख्यमंत्री, वो भी बदल गए, गुजरात में 3-3 बदल गए, सब डिसिप्लिन से हुआ। दूसरी पार्टी देखिए, राजस्थान में खींचतान मची रहती है, पता ही नहीं चलता कि विपक्षी हैं या अपनी पार्टी वाले हैं। मध्य प्रदेश में वो लड़ते लड़ते पार्टी छोड़ गए। आपके राज्य का हाल आप जानते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं में डिसिप्लिन कहीं ज्यादा है कांग्रेस के नेताओं से, या वहां कड़ाई से काम होता है, यहां खुला खेल है? ऐसी कोई बात तो नहीं है। क्या 15 साल रमन सिंह को बदल पाए? जब सारे विधायक इसके खिलाफ 2008 में गए थे दिल्ली, बदल पाए थे? वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या राजस्थान में ये लोग बदल पाए? क्या शिवराज सिंह को वो लोग बदल पाए थे? या खुद नरेंद्र मोदी जी को उसके नेतृत्व बदल पाए थे? समय का दौर है, आपने देखा होगा। राजे जी के समय रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे, इंदिरा जी के समय आपने देखा होगा। तो मैं फिर वही जो मैं आपसे पहले सवाल पूछ रहा था, बड़ा बदलाव यही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उतना सशक्त नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। उसकी कमजोरी की वजह से इस तरह की बातें राज्यों में सुनाई देती हैं। संगठन तो है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सत्ता में आए तो लोग मानते ताकतवर हो जाते हैं। तो नेतृत्व हमारा कमजोर नहीं है। यही नेतृत्व है जो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार को, इतनी लोकप्रिय सरकार को, लोकप्रिय प्रधानमंत्री को, सोनिया जी अकेली महिला है जो पूरे देश भर घूम के उस सरकार को उखाड़ फेंकी थी। अब 10 साल तक यूपीए सरकार चली, तो नेतृत्व सक्षम है, वही भी नेतृत्व आज भी है। अब ये है कि हम हार गए तो लोगों का नजरिया बदल गया, इससे अलावा कुछ नहीं। आपको ऐसा लगता है क्या कि अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है? कि जिस प्रकार से अध्यक्ष बना है, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष बना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही हजम नहीं हो पा रहा है। दूसरे लोगों की बात क्या है? हो सकता है अभी 3 दिन के जो शिविर है उसमें ये मामला उठे। छत्तीसगढ़ में आपने बहुत सारी योजनाएं दी हैं आपके आने के बाद, और वो लोकप्रिय भी हुई। लेकिन आज परिदृश्य जब हम देखते हैं तो आपका जो नरवा गरवा घुरवावाड़ी है, या गौमूत्र खरीदने का अभी नया प्रयोजन है, या गोधन न्याय योजना है, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपका वोट बैंक बनेंगे और आपको सफल करेंगे? देखिए, यहाँ तक कि देश के अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो ये देश तो वैसे कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन उसके साथ साथ गौपाला ने भी एक पैरेलल इकोनॉमी आप कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र का। और बीच में जो राजनीति चली कि ये मॉब लिंचिंग हुआ, मारपीट की, और उसके कारण से गाय हमारी माता है और इस चक्कर में लोगों को मार भी डाला गया, तो आखिर में स्थिति यह है कि देश भर में मवेशी बाजार समाप्त हो गया। कोई खरीदी भी करता नहीं, केवल दूध देने वाले जो जानवर हैं उसी खरीदी बिक्री हो रही। तो बचत जो जानवर है वो आज पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिए। आवारा पशु ऐसे समस्या खड़ा कर लिए, राजनीतिक लाभ भी ले लिए। गाय हमारी माता है ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन समस्या का समाधान क्या दिए? समस्या का समाधान हमने बताया, हमारी सरकार ने बताया। गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी, गौठान का निर्माण, चारागाह का निर्माण, और उससे एसएसजी को उसको जोड़ने का, वर्मी कंपोस्ट बनाना और गो कास्ट बनाना है। अब तो प्राकृतिक पेंट भी बना रहे हैं, बिजली उत्पादन के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो गौ पालन है उसको लाभ का धंधा हम बना रहे हैं। तो उससे होगा क्या? जब तक अर्थ से आप नहीं जोड़ोगे तब तक केवल कोरी धार्मिक भावना से बात नहीं बनेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप ये कर रहे हैं, आप बीजेपी की पिच पर जाके खेल रहे हैं। बीजेपी की पिच तो है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ज़्यादा इसमें कोशिश करेंगे तो वो फिर ईडी वाले, सीबीआई वाले वो यहाँ भी आ सकते हैं? हाँ, वो आ ही रहे हैं, आ रहे हैं, लगातार हैं। अच्छा, मैं तो बल्कि अभी संघ का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है 3 दिन तक के, तो उनको तो आमंत्रित करता हूँ कि भैया हमने यहाँ गौठान बनाया है, आइए आप देखें। हमने यहाँ कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, आइए आप देखें। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला है, आइए आप उसका निरीक्षण करिए।
अभी जो आप ये कह रहे थे कि वो आ ही रहे हैं, क्या आप गंभीरता से कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी वाले यहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? सब गली गली में घूम रहे हैं। और अभी झारखंड के विधायक तो आए हैं, तो छापा तो पढ़ना है, 2-4 दिन में पढ़ने वाला होगा, हो सकता है कुछ दिन में पढ़े, लेकिन होगा तो जरूर। और जब भी मैं बोला हूँ, झारखंड गया था, झारखंड के चुनाव में सबसे पहले मैं बोला था, अब झारखंड का चुनाव समाप्त हो गया, सरकार उसकी नहीं बनी, देखना यहाँ छापा पड़ने वाला, और सही में पड़ा। और अभी फिर कह रहा हूँ, फिर झारखंड के लोग आए हैं, विधायक लोग, अब फिर छापा पड़ने वाला है, फिर छापा पड़ने वाला है? पड़ने वाला है। और किला मजबूत है ना? किला मजबूत है। अभी जो जानकारी मिली कि जो संघ के शिविर में जो मेनू है उसमें छत्तीसगढ़ व्यंजन को शामिल किया, चीला, फरा और बाकी चीज़ों को। तो आपने पिछले 3-3.5 साल में छत्तीसगढ़ियावाद की पिच को इतना मजबूत कर दिया और बीजेपी को उनके आपके पिच पे खेलने में मजबूर कर दिया। तो ये जो आपका जो छत्तीसगढ़ियावाद की जो पिच है, ये वो वापस बीजेपी को कितना फ़ायदा मिलेगा इसको? उनको कोई काट नज़र नहीं आ रहा लग रहा है। 15 साल इनकी सरकार रही, कभी छत्तीसगढ़ियों मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को लगा नहीं कि हमारी सरकार है। और आज यदि संघ का 3 दिन का शिविर है, उसमें चिला, फरा, चौसेला, ठेठी, खुरमी यदि मीनू में है, तो निश्चित रूप से इसमें खुशी की बात है। इतने दिन बाद आप अपनाए तो छत्तीसगढ़ को मान देने आपने सोचा, तो चाहे मजबूरी में हो, आपने स्वीकार तो किया कि छत्तीसगढ़ी सम्मान किए बिना आप छत्तीसगढ़ में राजनीति नहीं कर पाएंगे। भूपी जी, अब जो दौर है, मेरे पास 5 सवाल हैं, हर सवाल के 2 ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन आप कह सकते हैं पास। अच्छा। यानी अगला सवाल पूछिए, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, ठीक है? और अलग से जवाब नहीं दे सकता? और आप चाहें तो दे सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है? आपके राज्य में हैं हम। अरे नहीं पहला सवाल, 2024 चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कमान किसके पास हो? गांधी परिवार के सदस्य की पास या किसी नए नेता के पास? राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी के पास। ये जो एक गुट बना है 23 नेताओं का, G23 जिसको कहा जाता है, वो पार्टी की भलाई के लिए है या अपना हित साधने के लिए है? अपने हित साधने के लिए बना था। और पहले तो कुछ लोग गए कि पार्टी के हित में है, लेकिन अब जिस प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद और ये तिवारी के, मनीष तिवारी जी के जो बयान आ रहे हैं, वो अपने हित के लिए था और कोई दूसरे उद्देश्य के लिए था। तीसरा सवाल देखता हूं आप जवाब देते हैं कि नहीं। आम लोगों से किसका जुड़ाव ज्यादा है, राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का? देखिए, इसमें तो सीधा कहूँगा राहुल गांधी से, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रीय राजनीति करते रहे हैं। प्रियंका जी महामंत्री थी, है, और वो उत्तर प्रदेश तक के अपने आप को सीमित करके रखी थी। चौथा सवाल, कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता क्या है, अपने नेतृत्व की या मोदी जी के करिश्मे की? मैं इसमें तीसरा सवाल उत्तर दूंगा। हमको आम जनता का विश्वास जीतना होगा, जो हम 2004 में और 9 में जो जिस प्रकार से जीते थे, उसी प्रकार से विश्वास लोगों को जीतना होगा। आखिरी सवाल, अगर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें तो आपकी पसंद कौन होंगे, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी? ये तो काल्पनिक प्रश्न है। मैं अपने पार्टी क्यों नहीं चाहूँगा? मैं अपने पार्टी का ही मुख्य प्रधानमंत्री चाहूँगा, और यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो तात्कालिक परिस्थिति में बात हो जाएगी। तो इसलिए इस सवाल का जवाब यही होगा कि वो परिस्थिति बस ही कोई निर्णय हो पाएगा। भूपेश जी, आपने सभी सवालों के जवाब दिए, कुछ में आप काफ़ी नरम दिखाई दिए और कई सवालों में मैं कहूँगा आपने कुछ आत्मचिंतन का स्वर भी भरा, कुछ सवाल आपने सिरे से टाल दिए। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।